हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा 6th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 महासागर और महाद्वीप। इसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर को जो है विस्तार से कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मस्ट वॉच। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10 भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जीवन का अपने आस पास ही अनुभव करता है। महासागर की प्रकृति का विस्तृत भंडार है। महासागर जो प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन जानता है इसका अंत इसी में न हो। जूलस वर्ने, तो ये उनके वर्ड्स हैं जिससे हमारा चैप्टर शुरू होता है। पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। आपने अगर पृथ्वी को देखा हो, पृथ्वी की जो पूरी गोल गोल पिक्चर होती है वो देखी हो, तो आपने देखा होगा कि वो मोस्टली ब्लू कलर में दिखाई देता है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का जो 3/4 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। तो इसी कारण से जब हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी जो है ब्लू कलर की दिखाई देती है। इसीलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा। जब हम पृथ्वी को ऊपर से अंतरिक्ष स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू कलर की हमें दिखाई देती है। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं नीला ग्रह। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। आपने बहुत बड़ी उसके ऊपर जलराशियां देखी होगी, जैसे कुछ ऐसे जगहें होती हैं उनको महाद्वीप बोला जाता है, लेकिन कुछ जलराशियां होती हैं उन्हें महासागर कहते हैं। पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा। यह भूमि का रंग है जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है। 1/4 पर जो है भूमि है, यानी कि महाद्वीप फैले हुए हैं। महाद्वीप, द्वीप, इस तरीके से भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। और भूखंड यानी कि भू होती है हमारी पृथ्वी और खंड मतलब भाग। तो इस तरीके से जो स्थल भाग है, भूमि का बड़ा भाग, उसको भूखंड कहते हैं। और भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप किसे कहते हैं? जहां बहुत सारी जो आपको दिख रही है ब्राउन कलर की, ग्रीन कलर की जगह, ये महाद्वीप है। लेकिन जो ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये महासागर हैं। काफी बड़े होते हैं ये महासागर। तो इस तरीके से अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसी कारण जो है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि नीला ग्रह कौन सा है तो आप क्या आंसर देंगे? कमेंट। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर और महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी के जलवायु के निर्माण में जो है दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें जीव जंतु, पौधे, मानव जीवन सभी सम्मिलित है। तो बेसिकली जो महासागर और महाद्वीप होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ह्यूमन लाइफ, जीव जंतु और पौधे जो हैं सबको प्रभावित करते हैं। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति और अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। इनका जो प्रभाव है वो हमें डेली लाइफ में भी हम देख सकते हैं। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य शयनो वरुण अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। तो इस तरीके से जो नौसेना का प्रतीक चिन्ह है उसके ऊपर भी ये लिखा गया है। तो आप महासागरों की वैल्यू जो है समझ सकते हैं कि पानी की कितनी वैल्यू है हमारी लाइफ में। पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण, जैसा कि हम देखते हैं महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। अगर आप ऐसे देखोगे, हमने जैसा पिछले चैप्टर में बातचीत की थी कि नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जगह जो है वो महाद्वीप और महासागरों का वितरण समान नहीं है। ये तो है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ऊपर से जब हम पृथ्वी को देखें, जैसे आप लोग, ये पृथ्वी है गोल, अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये ऐसा दिखेगा आपको ऊपर से, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है उत्तरी गोलार्ध में कितनी सारी भूमि है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो है महासागर की अधिकता है, यहाँ पर लैंड बहुत कम है। तो इस तरीके से समान रूप से तो वितरित नहीं है। और ना ही जो है पृथ्वी को माप तोल के बनाया गया है कि बिल्कुल 50% जगह इधर आनी चाहिए और 50% इधर आनी चाहिए। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है। मतलब जो हम पृथ्वी पर पानी की बात करते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी पर 100% वाटर है, तो उसमें से मोस्टली जो है वो महासागरों में है। परंतु यह जल लवणीय खारा है। मतलब ये जो जो महासागरों में हमें जल मिलता है ना, वो लवणीय है, यानी कि खारा पानी है जिसे हम पी नहीं सकते, ह्यूमन यूज के लिए नहीं है। वो मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है।
तो हम उसका यूज़ भी नहीं कर सकते। अब आप नमक के पानी से कोई भी काम नहीं कर सकते, मतलब नमक के पानी से आप पी नहीं सकते, आप उससे नहा भी नहीं सकते, कपड़े भी नहीं धो सकते। तो इस तरीके से वो ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है। बाकी का 3% वाटर है वही हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से कुछ बर्फ के रूप में है, कुछ नदियों में, झीलों और वायुमंडल में है। दूसरी तरफ अलवणीय जल, अलवणीय यानी कि जिसके अंदर जो है नमक नहीं है, मतलब मीठा पानी जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं। अलवणीय जल यानी कि पेयजल, पीने वाला जल पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है। मतलब जिस पानी को हम यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं, वो बहुत कम है। यह हिमनद ग्लेशियर, ये जो है बर्फ की जो पहाड़ियां सी दिखती है आपको, तो ग्लेशियर्स के रूप में है। नदियों, झीलों और वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में है। तो वायुमंडल में आपने बादल देखे होंगे, या फिर कई बार आपको थोड़ी उमस सी, जैसे ऐसा फील होता है कि जैसे पानी है हवा में, तो उस तरीके से वायुमंडल में भी पानी मौजूद होता है, ओस के रूप में, या फिर कैसे भी कह लीजिए, वायुमंडल में भी पानी रहता है। तो ये हिमनद के रूप में हो गया। तो इस तरीके से जो हमारे यूज का पानी है वो इस तरीके से मिलता है। अगर हम भूमिगत जल की बात करें तो जो है धरती के नीचे जो पानी होता है उसको भूमिगत जल बोलते हैं, जिसे हम जो है कुएं के द्वारा या फिर बोरवेल के द्वारा या फिर जो मोटर होती हैं जैसे आपने देखी होंगी खेतों में, तो उनके द्वारा हम निकालते हैं और यूज करते हैं। ये पानी भी थोड़ा अलग होता है, जो पानी हम पीते हैं नहरों का या जिस तरीके का बारिश का पानी पीते हैं उससे ये थोड़ा अलग होता है। लेकिन ये भी हमारे यूज के लिए सही है, क्योंकि ये पानी खारा नहीं होता, बट कुछ जगहों पर ये पानी खारा भी मिलता है। तो इस तरीके से ये होता है ग्राउंड वाटर। महासागर, 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिण या अंटार्कटिक महासागर। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर जो है 5 महासागर हैं। 5 महासागर वास्तव में अलग अलग नहीं है, मतलब जो पानी होता है आप उसकी बाउंड्री सेट नहीं कर सकते कि इधर मान लीजिए पानी है और इधर पानी है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये तुम दोनों के बीच में लाइन है और तुम दोनों मिक्स नहीं होगे। पानी जो है मिक्स हो जाता है, तो इनके बीच में कोई लाइन नहीं है। महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, मतलब हमने सिर्फ उसको याद करने के लिए, समझने के लिए इनका नाम रखा है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता। या फिर ऐसा हो कि यहाँ जो है पानी फैला हुआ है और ये दो अलग अलग महासागर हैं, इधर अलग है और इधर अलग है, तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये वाली मछली जो है इधर नहीं जाएगी क्योंकि ये दूसरा ओशन है, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जो है मरीन सिस्टम है, जो मतलब जो मछलियों का जीवन है या फिर जो समुद्र के अंदर जो भी प्राणी रहते हैं, वो ये रूल्स रेगुलेशंस नहीं मानते हमारे, उनका खुद की फ्री लाइफ है। तो जो प्राकृतिक जगत होता है वो ऐसी कोई भी रूल्स रेगुलेशन या सीमाओं को नहीं मानता। उदाहरणतः समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती है। मतलब जब हम महासागर की कोई इमेज देखते हैं तो वो ऊपर से ब्लू ब्लू हमें सिर्फ पानी दिखाई देता है कि कितना साफ सुथरा सुंदर पानी होगा, क्योंकि वो सिर्फ नीले रंग में दिखाई देता है। लेकिन उसके अंदर भी जो है बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और बहुत सारा कुछ होता है। महासागरों के नीचे एक अपना अलग ही संसार होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये तो है हमारे महाद्वीप यानी कि भूमि का हिस्सा, और जब ब्लू में देख रहे हैं ये महासागर हैं। अब आप महासागर देख रहे हैं कि अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन, आप इनके नाम देख रहे हैं। लेकिन क्या प्रकृति ने कोई ऐसी बाउंड्री बनाई है कि ये इस तरीके की बाउंड्री है, ये इतना पैसिफिक ओशन होगा? नहीं। और ना ही जो है अगर यहाँ कोई मछली है तो उसको अगर इधर जाना है तो वो चली जाएगी, वो आपकी बाउंड्रीज को नहीं मानेगी कि ये सदर्न ओशन है, जैसा कि हम कंट्रीज में करते हैं कि हमें अगर पाकिस्तान जाना है या किसी और कंट्री में जाना है तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है, पासपोर्ट चाहिए होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन समुद्री जीव जो है फ्रीली घूम सकते हैं, वो कभी भी इधर से उधर जा सकते हैं। तो इन ओशंस की हमने नाम जरूर रखा है, लेकिन इनकी कोई बाउंड्री नहीं हो सकती, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये देखिए, हमने अपनी समझ के लिए जो है ऐसे बाउंड्रीज डिसाइड करी है कि ऐसे ऐसे ओशियन होंगे। सदर्न ओशियन आपको ये दिख रहा होगा कि ऐसा डायरेक्टली एक अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड कर दिया। पैसिफिक ओशियन है जो ऐसे डिसाइड कर दिया, ये इतना जो है इंडियन ओशन है, इतना अटलांटिक ओशन है, इतना पैसिफिक है। अब आप सोच रहे होंगे पैसिफिक दो कैसे, जब आप पृथ्वी को ऐसे गोल गोल देखते हो और ये आपको ये जो दिख रहा है ऐसा काटा हुआ पृथ्वी का हिस्सा, तो ये मान लीजिए गोल पृथ्वी है और ये पैसिफिक ओशन है। लेकिन जब आप इसको मैप में काटोगे तो ये दो साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से पैसिफिक ओशन जो है दो साइड दिखा रखा है। यहाँ है आर्कटिक ओशन। तो इस तरीके से हमने सीमाएं डिसाइड कर दी, लेकिन जो है प्राकृतिक जगत की कोई सीमाएं नहीं होती है। ये है समुद्र के नीचे कुछ ऐसी वनस्पतियां मिलती हैं, बहुत सारी मछलियां होती है, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं समुद्री
सभी समुद्री शैवाल सम्मिलित हैं, मतलब एल्गी और सीवीड्स, बहुत सारे जो हैं समुद्री जगत में शामिल किए जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। कुछ जीव जंतु तो ऐसे हैं। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल, अनगिनत रहस्यमय गहरे समुद्री जीव शामिल है। आपने ये चीज सुनी होगी कि ज्यादा समुद्र में हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि वहां पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और अंधेरा भी नीचे बहुत हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं रहस्यमय जिनका हमें पता भी नहीं है। तो इस तरीके से एक अलग ही लाइफ चलती है समुद्र के नीचे। सूर्य की रोशनी वाली सतह को लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। अब ये तो वो हिस्सा है जहाँ सनलाइट पहुंच रही है, यहाँ कुछ ऐसे पौधे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें होती है समुद्र में, हर समुद्र में ओब्वियसली ऐसी जगहें होती है जहाँ सनलाइट जो है नहीं पहुंचती, टोटल डार्कनेस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसा होगा। और कुछ ऐसे आपने ये इमेजेस देखी होंगी, ये होती हैं परवाल वित्तियां। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, ये भी समुद्र में ही रहती हैं, समुद्र में ही होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, महासागर कौन सा है, सॉरी महासागर। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है, इतना बड़ा और इतना बड़ा, ये प्रशांत महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक, ये महासागर दूसरा सेकंड बड़ा है। हिंद महासागर जो है तीसरे स्थान पर है। फिर जो है दक्षिणी महासागर यानी कि ये वाला जो है चौथे स्थान पर है, ये जो आपको दिख रहा है। और सबसे छोटा है आर्कटिक ओशन। तो इस तरीके से सबसे बड़े से छोटे क्रम में आपको याद रखना है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर सदर्न ओशन और फिर आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं, छोटे बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। भारत के मानचित्र में हमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दिखते हैं। तो ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल। इस तरीके से हमें दिखते हैं। साथ ही भारत के दो प्रमुख द्वीपों को भी इसमें दर्शाया गया है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आप देख सकते हैं, और लक्षद्वीप समूह। तो ये भारत के प्रमुख द्वीप हैं। महासागर और आपदाएं। महासागर का हमने डिस्कशन किया कि कितनी अच्छी लाइफ होती है महासागरों के नीचे, प्राणियों की, जीव जंतुओं की, कितने सारे कितने सुंदर पेड़ पौधे थे और हमने प्रवाल भी देखे, कितने अच्छे लग रहे थे। लेकिन महासागरों से डिजास्टर्स, आपदाएं भी जो है जुड़ी होती हैं। पूरी पृथ्वी पर कुछ सफेद आकृतियां दिखाई देती है। वे बादलों के विशाल समूह हैं। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। मतलब कि जो हमारे बादल बनते हैं वो आपने देखे होंगे कि व्हाइट कलर के होते हैं और उससे जो है महाद्वीपों में वर्षा होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में हर गर्मियों में होने वाली मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। भारत में जो गर्मियों में वर्षा होती है जून जुलाई टाइम, इस टाइम पे जो है वो महासागरों से उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ मान लीजिए महासागर है और ये महाद्वीप है, यहाँ से जो है बादल बनेंगे, पानी से, पानी ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे और फिर वो हवा के थ्रू जो है इंडिया के पास आएंगे और वहां बारिश होगी। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपने सुना होगा कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, मतलब भारत कृषि प्रधान देश है और अगर बारिश नहीं होगी तो कृषि अच्छी नहीं होगी, पैदावार अच्छी नहीं होगी और हमारा पूरा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं। अब ये तो होगी पॉजिटिव साइड की, चलो महासागरों की वजह से हमारी वर्षा होती है और हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन इसकी एक नेगेटिव साइड भी है। अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं, अति प्रचंड हवाएं जैसे कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं। अगर ज्यादा ही वर्षा हो जाए तो फ्लड आ जाएगी, ठीक है, विध्वंसक घटनाएं हो जाएगी, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं ज्यादा अगर वर्षा आ जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में, या फिर अगर ज्यादा ही तेज हवा चल जाए तो उससे चक्रवात बन जाते हैं। और जो हमारे तटीय इलाके होते हैं, जैसा हमने देखा कि बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ जो है बहुत सारे जो है चक्रवात बनते हैं और जो तटीय इलाके हैं हमारे, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। तो इनकी वजह से नुकसान भी बहुत होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चक्रवात बनते हैं समुद्रों में और बाद में वो धीरे धीरे स्थल की ओर गति करते हैं और जो तटीय इलाके होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ये आप फॉर्मेशन इसकी देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से गोल गोल बनते हैं चक्रवात। एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी है, वो भी समुद्र में उत्पन्न होती है। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती है जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण आती है। महासागर में अगर कोई भूकंप आ गया या फिर महासागर के अंदर ही ज्वालामुखी कोई फट गया तो उसके कारण जो है सुनामी आती है। तो इस तरीके से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। इसकी एक खास बात यह होती है कि जब सुनामी आएगी तो पहले पानी जो है तट से दूर जाएगा और फिर वापिस काफी ऊंचाई के साथ तेज गति के साथ आएगा जो है तटीय भाग की तरफ। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है।
तो आप देख रहे होंगे कि ये बिल्डिंग्स हैं और कितनी ऊंचाई के साथ जो है, कितनी हाइट पे जो है सुनामी आ रखी है, पानी ऊपर चला गया है, इस तरीके से काफी नुकसान कर देती है सुनामी। तो महासागर जितने अच्छे हैं हमारे लिए उतना नुकसान भी देते हैं। हर चीज के दो साइड्स होते हैं। 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश जो है प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए थे। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी भारत में और इसकी वजह से जो है 13 देश प्रभावित हुए थे। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। इंडोनेशिया में एक भूकंप आया और उसकी वजह से सुनामी आई और उससे भारत भी प्रभावित हुआ। अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इफेक्ट होता है इसका। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए और जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। तो इस तरीके से सुनामी से देख सकते हैं आप 2 लाख लोगों की डेथ हो गई, तो कितनी सारा नुकसान भी होता है। इस तरीके से सुनामी आई थी और इसने बहुत ज्यादा नुकसान किया था। अब आप देख सकते हैं कि पूरे घर गिरा देती है और इस तरीके से काफी ऊंची लहरें आती हैं, शहर डुबा देती है बड़े बड़े। तो सुनामी जो है बहुत खतरनाक होती है। इस प्रकार भी सुनामी कभी कभी आती है, किंतु यह अत्यंत विध्वंसकारी होती है। हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब सुनामी आएगी तो उसका हमें पहले पता चल जाता है। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली का यूज करते हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। इससे जान माल की रक्षा करने में उपाय हो सकता है। तो मतलब कि सुनामी से बचने के लिए बहुत सारे उपाय भी किए जा रहे हैं। जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है NDMA है भारत में प्राधिकरण। महाद्वीप क्या है? महासागरों के मानचित्र पर महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है। जैसा हमने देखा था कि जो ब्लू वाला हिस्सा था वो तो थे महासागर और जो जमीन आपको दिख रही थी लैंड, वो थे महाद्वीप। इनकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। यह हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में गिनते हैं, लेकिन वो एक ही लैंड का हिस्सा है, एक ही जो है भूखंड का हिस्सा है, इसलिए इन्हें ऐसे भी समझा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी ये 6 हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये 4 हैं और ये 3 हैं। इन दोनों को अगर माने तो हम एक भी मान सकते हैं, लेकिन इन्हें 2 महाद्वीप माना जाता है। लेकिन ये एक ही का हिस्सा है, जैसे यहाँ से जुड़े हुए हैं तो इनको एक भी मान लिया जाता है। तो इसी प्रकार से इस पूरे हिस्से को एक मान लिया जाता है, क्योंकि ये सारा हिस्सा जुड़ा हुआ है। और इसको अलग अलग माना जाता है। या फिर कई बार इसको मतलब कि अफ्रीका को और यूरोप और एशिया को मान लिया जाता है। या फिर कई बार दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को सिर्फ अमेरिका मान लिया जाता है। तो अब आप इस फॉर्मेशन से देख सकते हैं कि कैसे 4, 3 और इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स बनते हैं हमारे। यूरोप और एशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप माना जाता है। मतलब यूरोप और एशिया को 2 माना जाता है। यद्यपि मानचित्र में स्पष्ट दिखाई देता है कि वो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक ही भूखंड का हिस्सा हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ है, इसलिए इन्हें 2 महाद्वीपों के रूप में देखा जाता है। मतलब इसलिए इन्हें अलग अलग रखा जाता है। हालांकि भूगर्भ शास्त्री सामान्यतः एक ही महाद्वीप मानते हैं, इसे यूरेशिया बोलते हैं। तो इन्हें जो है संभवतः एक साथ अगर हम बोलें तो यूरेशिया बोला जाता है। तो बेसिकली पहले हमने बात की कि उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनको अमेरिका बोला जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। वैसे ही एशिया और यूरोप जो हैं, आपको दिख रहा होगा कि एक ही भूमि का हिस्सा है, लेकिन इन्हें कंबाइन करके देखें तो इन्हें यूरेशिया बोला जाता है और इन्हें अलग अलग जमीन माना जाता है। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है और कभी कभी एक भी समझा जाता है। अब ये तो हमने देखा कि इसे यूरेशिया कहते हैं और इसको भी कभी कभी इन दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से ये जुड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से इनको भी कभी कभी अफ्रीका यूरेशिया मान लिया जाता है। इस तरीके से महाद्वीप काउंट किए जाते हैं। महाद्वीपों की गिनती 4 महाद्वीप में अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 5 महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। यहाँ जो है अफ्रीका से यूरेशिया को अलग कर दिया।
अगर हम 6 महाद्वीप माने तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहाँ जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग अलग कर दिया। अगर हम 7 महाद्वीप देखें तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। तो इन सबको अब अलग अलग समझ लिया। वर्तमान में जो सबसे वैलिड होता है वो ये 7 हैं: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इस तरीके से हमारे 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं: पैसिफिक प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, सदर्न और आर्कटिक। तो इस तरीके से हमारे 5 महासागर हैं। अगर हम इनका साइज देखें, साइज तो ये बॉक्स के अकॉर्डिंग एनसीईआरटीज में साइज दिया गया है कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक प्रतीक ओलंपिक के 5 छल्लों को अवश्य देखा होगा। ये छल्ले विश्व भर के खिलाड़ियों के एकत्रित होने का प्रतीक हैं। इन छल्लों को 5 बसे हुए महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यहाँ जो है अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को एक ही साथ ले लिया, तो 5 छल्ले बना के ऐसे रखे गए हैं ओलंपिक गेम्स में। इसके अंदर अंटार्कटिका को क्यों शामिल नहीं किया गया? क्योंकि वहां पे कोई भी लोग निवास नहीं करते हैं स्थायी रूप से, वहां पर कोई नहीं रहता, क्योंकि वहां जो है पूरी बर्फ जमी हुई है, पूरा व्हाइट व्हाइट है, तो वहां कोई नहीं रहता। अब हम डिस्कस करते हैं कि द्वीप क्या है। बड़ा हिस्सा तो हो गया महाद्वीप, लेकिन महाद्वीपों के आसपास हमने देखा था कि छोटे छोटे लैंड्स जो हैं तो वो क्या चीज है। महाद्वीपों में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं है। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूट गए हैं। चारों ओर जल से घिरे भूखंड को द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप भी चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं, लेकिन उनके पास जो है उनके आकार काफी बड़ा है। और द्वीपों का आकार आप देख सकते हैं, छोटे छोटे आकार के होते हैं और ये चारों तरह से जो है जल से घिरे होते हैं। इस ग्रह पर विभिन्न आकार के लाखों द्वीप हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं सारे द्वीप छोटे ही हो, बड़े बड़े भी द्वीप बहुत होते हैं। और हमारे जो पृथ्वी है उसके ऊपर लाखों द्वीप हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसे आप मानचित्र में यहाँ देख सकते हैं कि ये द्वीप है इतना बड़ा। बाकी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ये सब द्वीप हैं। तो ये कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन ग्रीनलैंड जो है कितना बड़ा दिखाई दे रहा है साइज में। सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, ये आपको याद रखना है। उसके आकार को समझने के लिए आपको भारत के 10 बड़े राज्यों का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। जो भारत के 10 बड़े बड़े राज्य हैं उनका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो ग्रीनलैंड जितना बनता है। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। भारत में भी जो है 1300 से अधिक द्वीप समूह है। इसमें से 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि अरब सागर में और अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में जो है लक्षद्वीप समूह। इस तरीके से भारत के भी 2 समूह हैं। ये आपको देख सकते हैं, ये अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में, और ये जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स हैं अरेबियन सी में। तो ये भारत के आइलैंड्स हैं। 1981 से भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में अन्वेषण किया जा रहा है। जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि अंटार्कटिका में जो है कोई नहीं रहता, तो वहां पर जो है भारत के जो अन्वेषण कार्यक्रम है वो चल रहे हैं। अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहाँ की जलवायु बहुत ठंडी और कठोर है, मतलब इतनी ठंडी कि कोई वहां रह नहीं सकता। हम देखेंगे इसके अंदर जो हिम है उससे बना हुआ है वो। 1983 में भारत ने अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री नाम का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था। तो वहां पर रिसर्च करने के लिए दक्षिण गंगोत्री नाम का बेस स्टेशन स्थापित किया था। बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए गए। इस सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों ने लगभग 40 दलों ने विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध किए हैं। अब क्योंकि अंटार्कटिका में कोई इंसान नहीं रहता, तो वहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, ना कोई पोल्यूशन, ना कुछ ऐसा कुछ। तो उससे जो है जब हमारी पृथ्वी बनी थी तब से लेकर आज तक जो है उसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ है ह्यूमन का, तो वो कंप्लीटली नेचुरल है। तो इस तरीके से बहुत सी चीजों को समझने के लिए जो है अंटार्कटिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमारे वहां पर रिसर्च स्टेशन बेस है। वैज्ञानिकों ने रहने के लिए, यहाँ बसने में, आवास में, पुस्तकालय और यहाँ तक कि डाकघर भी है। हालांकि जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट वहाँ पे रहते हैं रिसर्च करने के लिए, उनके लिए वहाँ पे सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं अंटार्कटिका, ये पूरा व्हाइट ही हमेशा दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा पूरा बर्फ से कवर है। इसके अंदर कोई भी इंसान के रहने की जगह नहीं है। अब ये है दक्षिण गंगोत्री, ये है मैत्री और ये है भारती।
जैसा कि हमने देखा कि पहले जो है दक्षिण गंगोत्री बनाया गया था बेस स्टेशन, अभी ये जो बंद कर दिया गया है पूरे तरीके से। अभी जो है मैत्री और भारती दो और बेस स्टेशन जो बाद में लगाए गए हैं ये काम करते हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है कि भारत के दो कौन से बेस स्टेशन है जो भी एक्टिव हैं, मैत्री और भारती। लेकिन दक्षिण गंगोत्री था जो पहले था और उसको बंद कर दिया गया है, वो पूरा डीकमीशन्ड है। महासागर और जीवन, महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के लिए अत्यावश्यक भाग हैं। भले ही हम ध्यान न दें पर ये हमारे जीवन के बहुत सारे पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। यह पृथ्वी के जल चक्र का भाग है, वाटर साइकिल का भाग है, जिसे हम साइंस में पढ़ते हैं। उदाहरणतः महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। हमने डिस्कशन किया था कि महासागरों से जो है बादल बनते हैं, महासागरों से फिर वो हवाओं के थ्रू जो धरातल पर आकर जो है वर्षा करते हैं, मतलब जहां हम रहते हैं वहां पे वर्षा होती है। तो अगर वर्षा नहीं हो, महासागर नहीं हो, बादल नहीं बने और वर्षा ना हो तो हमारी पृथ्वी तो बिल्कुल रेगिस्तान बन जाएगी, पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। यह भी धातव्य है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। जो हमने महासागरों के कुछ इमेजेस देखे थे, महासागरों के पेड़ पौधे हमने जो देखे थे पीछे, तो 50% ऑक्सीजन जो है महासागरों के थ्रू हमें मिलती है, मतलब महासागर उत्पन्न करते हैं। इसी कारण से पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है महासागरों को, क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि महासागरों की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। फर्स्ट, ये जो है इनकी वजह से हमारी वर्षा होती है और हमारा जीवन संभव होता है। सेकंड, इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। इनकी वजह से हमारा वाटर साइकिल भी पूरा होता है। महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से ही एक जगह से दूसरी जगह जाने, सभी प्रकार के सामानों, व्यापार, सैनिक अभियान संचालित करने, भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागरों और सागरों की यात्रा की है। आपने सुना होगा कि व्यापार तो हम करते ही हैं महासागरों के थ्रू, क्योंकि सस्ता पड़ता है। तो व्यापार जो होता है वो भी सस्ता पड़ता है, और इसके अलावा मछली भी पकड़ी जाती है। मछली जो है महासागरों से पकड़ के इनका बहुत ज्यादा व्यापार होता है, खाने के लिए बहुत ज्यादा व्यापार होता है। तो इस तरीके से महासागरों की ये भी इंपॉर्टेंस है। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संस्कृति को पोषित किया है। मतलब कि तटीय क्षेत्रों से जो हमारी संस्कृति का आदान प्रदान होता है वो भी महासागरों ने उसमें बहुत हेल्प की है। उन सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्र, समुद्री देवताओं, देवियों, समुद्री दैत्यों, समुद्र के कोषों और महासागर के खतरों और उनके आशीर्वाद की बातें मिलती है। आपने सुना होगा समुद्र की देवी, समुद्र का देवता, या फिर समुद्र का कोई राक्षस। तो इस तरीके की कहानियां इसलिए फेमस हुई है क्योंकि पहले के टाइम से ही महासागरों की वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महासागरों की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो इसी इनकी भूमिका को याद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया है। तो जैसे आप लोग अपना बर्थडे बनाते हो और बहुत सारे दिवस होते हैं, जैसे कि गांधी जयंती, तो इस तरीके के 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो वैसे ही संयुक्त राष्ट्र ने जो है 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया है, क्योंकि महासागर भोजन और औषधि का प्रमुख स्रोत है और जैवमंडल के महत्वपूर्ण भाग के रूप में हमारे ग्रह के फेफड़ों के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इतनी सारी इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने महासागरों को दूषित किया है। हमने महासागरों के लाभ भी देखे और ये भी देखा कि महासागर हमें कैसे नुकसान भी पहुंचाते हैं जब सुनामी आती है या कोई ज्यादा वर्षा हो जाती है। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ी गलती जो है ह्यूमन की है। हमारे जो महासागरों के आसपास जो राज्य हैं, जो लोग रहते हैं महासागरों के आसपास, उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे पोल्यूशन करा दिया है। बहुत सारा गंदा पानी, प्लास्टिक जो है महासागरों में फेंक देते हैं। उसकी वजह से वहां का मरीन सिस्टम भी प्रभावित होता है और महासागर प्रदूषित होते हैं। तो इसमें हमारा भी उतना ही योगदान है। हम प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं, जो समुद्री जीव जंतुओं के लिए जीवन में संकट में डालता है। अब आप सोचें कि ये कोई मछली है और इसने जो है प्लास्टिक खा ली या फिर कोई जहरीली चीज खा ली जो हमने ही फेंकी थी, और बाद में किसी मछुआरे ने इसको पकड़कर बाजार में सेल कर दिया और आपने इस मछली को पकाकर खाया। अब इसने जो जहरीली चीज खाई वो आपके पेट में चली गई और आपके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंसान जो है खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो प्लास्टिक कचरे की वजह से समुद्री जीवन प्रभावित हुआ, लेकिन हमारा जीवन उससे डबल प्रभावित होगा। तो इस तरीके से दो प्रकार से हमें जो है कचरा प्रभावित कर रहा है।
प्रदूषण के एक और भी अधिक प्रकार होते हैं। परिणाम स्वरूप समुद्री पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। समुद्री पर्यावरण पर खतरे का सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन। समुद्रों में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना भी समुद्र जीवन के पतन का कारण हो सकता है। मान लीजिए हम कोई मछली पकड़ते हैं और वो जो है अब समुद्र में विलुप्त हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, और अगर उसकी बहुत कम उसके फैमिली मेंबर्स बचे हैं, तो अगर हम उनको भी पकड़ के जो है मार डालेंगे या फिर खा लेंगे तो वो मछलियां जो है, वो वाली मछलियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से बहुत आवश्यकता से ज्यादा भी मछली पकड़ना उनके अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने का प्रयास करें। हमने देखा कि महासागर हमारे लिए कितने लाभदायक हैं, और अगर हम इनको नुकसान पहुंचाते जाएंगे तो एट द एंड ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। अगर महासागर नहीं होंगे तो हमें 50% ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और पोल्यूशन फिर इतना बढ़ जाएगा कि हमें सांस भी नहीं आएगी। सेकेंडली, अगर हम प्लास्टिक कचरा या कुछ जहरीली चीजें महासागर में डालते हैं तो उसकी वजह से वो हमारे ही इनडायरेक्टली हमारे पास ही आ जानी है और हमने उसको खाना है, और फिर वो हमारे लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। और इस तरीके से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली महासागरों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उसकी डबल हम खुद की लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इस पूरे चैप्टर की समरी क्या है। हमने महासागरों के जो बड़े बड़े जलाशय हैं वो महासागर हैं, और विशाल भूखंड है उनको महाद्वीप कहा जाता है, ये हमने पढ़ा। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी सीमाएं भी है, और कोई भी देश एक देश से दूसरे देश में जाने नहीं देता, ये भी आपको पता है। महाद्वीपों को विभिन्न प्रकार से गिना जा सकता है, और 7 महाद्वीप हैं मेनली जो है 7 महाद्वीप है। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने महाद्वीप हैं तो आपका आंसर 7 ही होगा। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थलभाग अधिक है। जैसा कि हमने चैप्टर के शुरू में पिक्चर देखी थी कि जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है उसके अंदर स्थलभाग ज्यादा है। महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और इन्हें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। अब हमने महासागरों को इतना नुकसान तो पहुंचा ही लिया, और हम पहुंचाते भी हैं और रहेंगे ही, क्योंकि कोई भी चीज को अचानक रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है, जो सभी कंट्रीज के लोग हैं या पूरी दुनिया है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि महासागरों को संरक्षित करें। क्योंकि एट द एंड महासागर कोई एक इंसान से बिलोंग नहीं करते, वो सभी से बिलोंग करते हैं, सभी की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा कॉन्टिनेंट्स कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको काउंट कैसे किया जाता है। हमने ओशन के बारे में पढ़ा। हमने ओशन से जो हमें बेनिफिट होते हैं वो पढ़े, और इसके साथ ही उनसे होने वाले कुछ नुकसान पढ़े, जैसे कि सुनामी और बाढ़ वगैरह आ जाना। लाभ में हमने देखा कि उनसे वर्षा होती है, हमारी पृथ्वी का फेफड़ा है क्योंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस तरीके से हमने उनके लाभ पढ़े, और हम जो महासागरों को नुकसान पहुंचाते हैं हमने वो भी पढ़ा। इसके साथ ही हमने द्वीपों को भी देखा कि जो द्वीप हैं वो छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब छोटे स्थल भाग होते हैं, लेकिन चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्कशन किया। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू टीच यू। तो ये हमारा चैप्टर था जो कि बहुत ईजी था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।